सो हाय बच्चों, जेनेटिक्स का माइंड मैप लेके मैं आ चुकी हूँ। भाई ये लंबे लंबे चैप्टर्स जो है इनको फटाफट से यहाँ पे हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और वैसे भी अभी आगे चल के हम कंप्लीट मैराथन्स करने वाले हैं, तो ये वाले चैप्टर की क्विक रिवीजन आप यहाँ इस माइंड मैप के थ्रू लेटर ऑन भी रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में देख पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप लोग ये दो टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी है, दैट इज योर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो क्या होता है भाई, हम लोग अभी तक इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनहेरिटेंस क्या है, जहां पे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में आपकी क्या जा रही है, सारी इंफॉर्मेशन जाती है। और वेरिएशन क्या होता है भाई, वेरिएशन वो आपका डिफरेंस दिख रहा है, जैसे कि दो सिबलिंग्स हैं, वो दोनों एकदम सेम नहीं है, अलग है, तो वो जो वैरायटी आती है उसी को वेरिएशन बोला जाता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन आता है, क्योंकि दो अलग अलग जीन्स का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऑब्वियसली वेरिएशन आएगा। अब आते हैं बच्चे यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो मेजर रोल रहा है वो किसका रहा है, मेंडल जी का, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना। इनफैक्ट 7 इयर्स तक उन्होंने कंटिन्यूड एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें उन्होंने दिया वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो आज के समय में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा रहा है यहाँ पे बच्चे, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्या बताता है, वो ये बोलता है कि जितने भी जो कैरेक्टर्स है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, राइट। एंड फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में अकर होते हैं, ठीक है, पेयर की फॉर्म में अगर होते हैं, वन फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द अदर। और अगर ये आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं, मान लो एक ऐसा जाइगोट है जहां पे आपके दो अलग अलग फैक्टर्स है, डिसिमिलर पेयर अगर ये फॉर्म में रहते हैं, तो उसमें से एक हमेशा डोमिनेंट रहेगा, दूसरा हमेशा रिसेसिव रहेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद आते हैं बच्चे, उसके बाद आती है तुम्हारे यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे, ठीक है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंपली कहता है दैट इट इज द अलील्स डू नॉट ब्लेंड। अलील जो होते हैं वो ब्लेंड नहीं करते आपके, राइट। अलील जो होते हैं भाई वो आपके ब्लेंड नहीं करते, अलील सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान दोनों अलील जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी एक एक गैमीट बस एक एक अलील जाता है, ठीक है। ये आपको बताया गया था। उसके बाद आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है बच्चे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये आपको बताता है अबाउट द डाई हाइब्रिड। ये कब आपका दिया था मेंडल जी ने, ये जो ऊपर वाले दो है ये दिए थे ड्यूरिंग द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब उन्होंने मोनो हाइब्रिड किया तो उसके बाद हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। एंड जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो दिया उन्होंने आफ्टर योर डाइहाइब्रिड क्रॉस। एंड इट सिंपली सेज कि जो आपके दो अलग अलग ट्रेड्स के जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब हमने दो कैरेक्टर्स को मेंडल जी ने लिया था, आपके सीड का कलर और सीड का शेप, तो दोनों ने अलग अलग जो है वहां पे असॉर्ट हुए थे। एंड दैट इज व्हाई आपको वहां पे जो है नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था मेंडल जी का यहाँ पे रोल, राइट। अब आगे आते हैं बच्चे, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, एक बार फटाफट से इन टर्म्स को फटाफट देख लेते हैं। हालांकि आप लोगों ने ये सारी टर्म पढ़ी हुई है, फटाफट से इन टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहली टर्म है आपकी जीन, ठीक है। जीन क्या कहती है बेटा जी, व्हाट इज इट, जीन सेज, जीन आपका सिंपली बोलता है, जीन का सिंपली मतलब है एक ये आपकी यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, ठीक है। ये आपकी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। अलील आपका ऑल्टरनेटिंग फॉर्म होता है जीन का। होमोजाइगस कब होंगे, जब दोनों ही अलील सेम रहते हैं। हेट्रोजाइगस कब होगा, जब दोनों ही डिसिमिलर होंगे। और आपका जीनोटाइप क्या होता है, अंदर की जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है। फिनोटाइप होता है आपका फिजिकल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है बाहर से, अगर टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, तो बाहर एक्सप्रेशन कैसा आएगा, टॉल आएगा, ठीक है। स्मॉल टी रहेगा तो ड्वार्फ आएगा। सो वो हो जाएगा आपका फिनोटाइप। डोमिनेंट आपका हमेशा अपने आप को F1 में एक्सप्रेस करता है, एंड इवन हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव वाला जो होता है वो F1 के अंदर मास्क हो जाता है और दोबारा से जाके F2 के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आगे आते हैं बच्चे, नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली, ये आपका बिल्कुल जनरल है, बिल्कुल स्टार्टिंग है चैप्टर की, जो बेसिक बेसिक चीज बताती है ना। और भाई ये तो हम सभी जानते हैं, जो मेंडल जी हैं, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट। एंड इन्होंने गार्डन पी पे आपका जो है पाइसम सटाइवम पे काम किया। वी ऑल नो दैट 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उनको मिले थे, ठीक है। और ये सारे वो ट्रेड्स है बेटा जी, आपके पास में शेप हो जाती है, कलर हो जाता है सीड का येलो ग्रीन। एंड यू ऑल नो इनमें से एक डोमिनेंट
डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। पर्पल व्हाइट कलर ऑफ द फ्लावर्स, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड पॉड शेप, एंड पॉड का कलर ग्रीन इज डोमिनेंट है। यहाँ पे थोड़ा अलग है, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, एंड प्लांट का हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है भाई, डायरेक्ट सवाल भी यहाँ से उठ के आ जाते हैं, सो प्लीज मेक श्योर आप हर चीज को एक बार फटाफट से रिवाइज करके जाएं। अब आते भाई मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट्स जो रहे थे, ये वो मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट्स थे बेटा जी। ठीक है, दीज वर द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच आर गिवन बाय मेंडल। पहला उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, जिसमें कि F1 जनरेशन में आपके सारे के सारे एक ही ट्रेट को, डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे थे। यहाँ पे जो आपका रेशो आता है F2 के अंदर, फिनोटिपिक आता है 3:1, जीनोटिपिक आता है 1:2:1, और यहाँ से आ जाते हैं ये दो लॉस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। दूसरा आता है डायहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर्स को यहाँ लिया जाता है F1 जनरेशन में, दोनों ही जो है यहाँ पे डोमिनेंट होते हैं। बोथ द ट्रेट्स आर एक्चुअली डोमिनेंट इन द F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगा, जैसे कि सीड का कलर और शेप जब लिया था तो हमारी F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आए थे, राउंड और येलो आए थे। ठीक है, तो सब में डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा था। और F2 जनरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशो आती है वो क्या आती है, 9:3:3:1। बेटा ये रेशोस तो तुमको रट लेनी है। ठीक है, एंड दिस इज द क्रॉस। ये इस तरह के कोई भी क्रॉस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, मैंने वैसे आपको इतने सारे जेनेटिक्स के क्वेश्चंस पहले भी कराए थे अभी जब हमने सेशन लिया था, और अभी आगे भी करेंगे। अभी हम बहुत सारे सवाल लेके आने वाले हैं चैनल के ऊपर। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि अभी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे हम चीजें आपको कराएंगे चैनल पे। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत चल रही है आपकी, और हम आपको हर तरह का कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, सो ये टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, यस नेक्स्ट आ जाएगा तुम लोगों का यहाँ पे, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये सारी बातें जो थी वो मेंडल ने की थी, एंड मेंडल ने आपके जीन्स को बेसिकली बताया था कि यार जीन्स जो होते हैं ना वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं की वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है, उन्हीं के बेसिस पे लॉस दिए, सब कुछ किया। लेकिन इसके बाद कहानी जो है थोड़ी सी ट्विस्ट हुई, जब आपकी क्रोमोसोम्स की कलर्ड बॉडीज की डिस्कवरी हुई, एंड उसके बाद में आपके दो साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज योर सटन एंड बोवराय, दोनों ने मिलके प्रपोज किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, एंड इन्होंने एक्चुअली ये बताया कि ये जो जीन्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड है, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लोकेटेड है। और जो भी आपका मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू जो भी बातें बताई थी वो एक्चुअली क्रोमोसोम्स भी सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे थे। सो इट वाज द क्रोमोसोम एक्चुअली व्हिच वाज मूविंग देयर। ठीक है, वो तो क्रोमोसोम था जो एक्चुअली मूव कर रहा था, एंड जीन्स तो उसके साथ साथ मूव कर रहे थे। सो बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स वाज एग्जैक्टली पैरेलल टू द मेंडेलियन फैक्टर्स, जिसको आप आज के समय में हम जीन बोलते हैं। सो इट वाज एक्चुअली द क्रोमोसोम्स व्हिच वर मूविंग, ये बोला आपके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है बच्चे, अब आ जाते हैं नेक्स्ट तुम्हारा, यहाँ इसके बेसिस पे हमारे पास में एक नया कॉन्सेप्ट आया बेटा। क्या आया इसके बेसिस में, हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट आया, दैट इज योर लिंकेज। एंड कौन सा कॉन्सेप्ट आया बच्चे, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आया। और किसने दिया हमको ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हमको दिया बेटा, ये कॉन्सेप्ट हमको दिया किसने, दिस लिंकेज वाज गिवन बाय टीएच मॉर्गन। ठीक है, टीएच मॉर्गन ने ये पैटर्न को पढ़ा, ठीक है, समझा, एंड उसके बाद में इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमको दिया, है ना। आप लोग जानते हैं टीएच मॉर्गन जी ने ड्रोसोफिला, दैट इज योर फ्रूट फ्लाई के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। सो मॉर्गन जी का एक्सपेरिमेंट था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई के ऊपर। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और जो वो एनसीईआरटी के अंदर वो जो दो एक्सपेरिमेंट्स है वो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाए हैं। ठीक है, आई होप वो दो क्रॉसेस अब आपको क्लियर है। तो अल्टीमेटली हमें वहां से क्या पता चला कि अगर जीन्स जो होते हैं वो एक सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स का फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वहां लिंकेज कम है, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहीं अगर उनके बीच में फिजिकल एसोसिएशन बहुत कम है, यानी कि लिंकेज बहुत कम है, तो आपका रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन मतलब लिंकेज आपकी क्या हो जाएगी, जब फिजिकल एसोसिएशन कम हो जाएगा तो आपके लिंक्ड जीन्स हो जाएंगे एंड रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगी। तो जब लिंकेज बढ़ जाएगी तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा। ठीक है, और जब लिंकेज आपकी ज्यादा होती है तब रिकॉम्बिनेशन कम हो जाता है। सो इट गोज वाइस वर्सा। ठीक है, सो लिंकेज, genes on the same chromosome inherited together,
ठीक है। सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स रहते हैं उनकी फिजिकल एसोसिएशन की हम बात करते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू जीन कॉम्बिनेशंस। और फिर उसके बाद में हमने ये भी चर्चा की थी क्लास में, अगर आपको याद होगा, कि मेंडल के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं हुआ था, मेंडल को बार बार क्यों 9:3:3:1 का रेशियो मिल जा रहा था, है ना? व्हाई वाज इट हैपनिंग टू मेंडल? इसको लक कह लो या कुछ भी कह लो, मेंडल के जितने भी जीन्स उन्होंने बेसिकली जिन पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो या तो वो सेम क्रोमोसोम पे थे ही नहीं, वो दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे, और अगर सेम क्रोमोसोम पे थे तो बच्चे उनका डिस्टेंस काफी ज्यादा था, तो ही वाज लकी इन टर्म्स ऑफ दैट, एंड इसीलिए उनका रिजल्ट बार बार 9:3:3:1 का रेशो ही आ रहा था। ठीक है। और आप लोग जानते हैं दो ऐसे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े जहां पे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका फॉलो नहीं होता है, एंड ये 9:3:3:1 की रेशो से डेविएट करता है। आपको याद होगा, वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना? एग्जाम्पल सबको पता है, एंटी राइनम वाला। एंड दूसरा है आपका कोडोमिनेंस, जहां पे कि दो जीन्स जो है आपस में दोनों ही जो है वहां पे डोमिनेंट होते हैं, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कोडोमिनेंस। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन है जो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, राइट? अब आता है क्रॉसिंग ओवर occurs during the पैकेटीन of meiosis 1. So we all know, हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है, meiosis का फर्स्ट जो प्रोफेज होता है उसके पैकेटीन 1 के अंदर आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, और वहीं पे आता है ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है। और वो कितना कॉम्बिनेशन आएगा, कितने आपका परसेंटेज वहां शो होगा, वो डिपेंड करेगा कितनी जीन्स के बीच में लिंकेज रही है। आई होप ये सारी बातें सबको क्लियर हो चुकी है। चलो जी, आगे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं बच्चों तुम लोगों का यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं XX XY टाइप, जो कि ह्यूमन बींग्स में भी दिखता है ऑब्वियसली, है ना? सबने पढ़ा है, ये ह्यूमंस में भी दिखता है आप लोगों को। एंड यस, इसके अलावा और कहाँ दिखता है? ये ड्रोसोफिला में भी, ये भी आप याद रखेंगे, ये ड्रोसोफिला में भी दिखता है। ठीक है बच्चे। एंड यहाँ पे आपको दिखती है मेल की हेट्रोगैमेटी। मेल आपका जो रहता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, वेराज फीमेल होमोगैमेटिक होती है। वही अगर हम बात करें XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो यहाँ पे ये ग्रासऑपर्स के अंदर दिखता है, जहाँ पे कि फीमेल इज हैविंग XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और मेल के अंदर XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। ZZZW टाइप की होती है, बर्ड्स के अंदर दिखती है। यहाँ पे होता है फीमेल की हेट्रोगेमेटी, दिस इज डिफरेंट। अभी तक ऊपर जितने भी थे, ह्यूमन थे, ड्रोसोफिला थे, इंसेक्ट्स थे, इन सभी के अंदर मेल के अंदर हेट्रोगेमेटी दिख रही थी, यहाँ पे दिखती है फीमेल्स के अंदर हेट्रोगेमेटी। एंड हनी बी की अगर हम बात करें बेटा जी, मेल फीमेल के बेसिस पे, मतलब ये हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी के बेसिस पे यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सो यहाँ पे बेसिकली फीमेल्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि फीमेल्स होती है डिप्लॉइड और मेल्स होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है। तो फीमेल का जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो मियोटिक डिवीजन से होता है, वेयरएज मेल में जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन से हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे बच्चे जो गैमेट्स बनते हैं उनमें से कुछ जो है वो डायरेक्टली क्या बना देते हैं? मेल बना देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, और कुछ जो है फर्टिलाइज करके मेल के गैमेट्स के साथ फ्यूज करके क्या बनाएंगे? आपका फीमेल हनी भी बनाते हैं। ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया। अब आते हैं अगला आपका म्यूटेशन। बेटा म्यूटेशन जो टॉपिक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या क्या ध्यान देना है? तो म्यूटेशन सबसे पहले तो एक सडन चेंज हो जाता है। ठीक है। सडन चेंज हो गया आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर। आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। इसके अलावा आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होते हैं। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वर्जन, डिलीजन, इंसर्शन, है ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये सारी चीजें भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। इनको, ये सारी चीजों को रिवाइज करने के लिए डिटेल्ड लेक्चर का थ्योरी देख लेना अगर किसी को भी याद नहीं है। बाकी भाई तुम लोगों के लिए हमने बहुत सारे प्लान्स भी किए हुए हैं, तुम लोगों के लिए फुल मैराथन भी हम लोग लेके आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, उन सब की चिंता तुम लोग नहीं कीजिए। चलो नेक्स्ट आते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में बेसिकली क्या है? पेडिग्री एनालिसिस में आप लोगों ने क्या किया था? यू हैव स्टडीड द इनहेरिटेंस, कि किस तरह से इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो आगे फॉलो होता है। किसी भी चार्ट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये सारे सिंबल्स है, आई होप आपको सिंबल्स अच्छे से याद हो चुके हैं अभी तक। एंड किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रेस करने का ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। ठीक है। और आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है। अगर बेटा जी हमको यहाँ पे देखना है कि ये मेरा ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना, मुझे अगर देखना है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो मुझे
क्या दिखाई देगा, मुझे मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड दिखाई देंगे, ठीक है। अगर वो होगा सेक्स लिंक तो कोई एक पर्टिकुलर सेक्स वहां पे अफेक्टेड मुझे दिखाई देगा, या तो मेल अफेक्टेड होंगे या फीमेल अफेक्टेड होंगे। बात समझ में आई। और अगर मेरे को देखना है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो उसका क्या तरीका होता है बेटा। तो डोमिनेंट के लिए सिंपली आप ये देखेंगे कि आपका वन ऑफ द पेरेंट शुड बी अफेक्टेड, और ये जो भी आपका ट्रेट है वो हर जनरेशन में आपको दिखना चाहिए, तो वो डोमिनेंट होगा। अगर आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिख रहा है और एक भी पेरेंट में वो ट्रेट नहीं है, तो समझ जाना कि वो रिसेसिव ट्रेट है। कोई भी पेरेंट एक्सप्रेस नहीं कर रहा ना, तो रिसेसिव ही हुआ, ठीक है। सिंपल लॉजिक लगाने हैं। चलो जी, आए आगे आगे चलिए। सो नेक्स्ट आपके यहाँ पे ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी है, हीमोफिलिया पढ़ा है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, हीमोफिलिया ब्लीडर्स डिजीज होती है बेटा जी, है ना। जरा सा कट लगते ही आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। एंड ये जो कंडीशन होती है ये रॉयल फैमिली में भी रन कर रही है, राइट। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर इज मिसिंग, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। दो तरह की होती है, हीमोफिलिया ए एंड बी। 9 और आपके 8 और 9 क्लॉटिंग फैक्टर्स मिसिंग होते हैं। हीमोफिलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज मिसिंग, एंड हीमोफिलिया आपका जो बी होता है उस पे 9 इज मिसिंग, और उसकी वजह से जो है क्लॉट नहीं बन पाता, एंड हेंस जरा सा कट लगते ही जो है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग एंड द पर्सन डाइज। क्लियर। कलर ब्लाइंडनेस ये भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर रहता है, और बच्चे ये दोनों के ही अंदर कलर ब्लाइंडनेस में क्या होते हैं, आपके लाल और हरे रंग के अंदर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, आपकी जो रेटिना में जो कोन्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन कलर। बाकी एज सच पर्सन की साइट में कोई फर्क नहीं है, उसको सब कुछ दिखाई देता है, एंड द लाइफ रन्स नॉर्मली। और ये दोनों ही जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनके अंदर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो होता है, एंड फीमेल्स के अंदर इनके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर फीमेल में होना है तो यार एटलीस्ट द फादर हैज टू बी अफेक्टेड, एंड मदर या तो कैरियर होनी चाहिए या अफेक्टेड होनी चाहिए, तब जाके डॉटर में दिखेगा, इसीलिए डॉटर्स में बहुत रेयर होता है। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कैसे हो जाता है भाई, आप लोग जानते हैं कि जो आपकी छठवीं पोजीशन होती है वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो जाता है हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर, एंड जिसकी वजह से नॉर्मल जो आरबीसीज है वो सिकल सेल्ड हो जाते हैं, बॉडी में एनीमिक कंडीशन आ जाते हैं। चलो ये सबको आता है। फेनाइलकेटोन्यूरिया ये आपके मेटाबॉलिक इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का, जिसमें कि आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता है, द जीन इज डिफेक्टेड, एंजाइम नहीं बन रहा, जिसकी वजह से ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता, एंड अल्टीमेटली बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फिनाइल एलानिन इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, हाइपोपिगमेंटेशन, तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में होती है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, एंड थैलेसीमिया इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव। और थैलेसीमिया जो होता है बच्चे, ये कैसा डिसऑर्डर होता है, ये बेसिकली आपका सिकल सेल एनीमिया में ना आपके सिकल शेप के आपके जो होते हैं सेल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसका क्वालिटी खराब हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे आरबीसी बन रहे हैं लेकिन क्वालिटी खराब है, लेकिन ये होता है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, यहाँ पे क्वांटिटी ही बहुत कम बन रही है, ठीक है। थैलेसीमिया भी दो तरीके के हैं, ए एंड बी, एंड ये कैसे आपका थैलेसीमिया जो है क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 की वजह से ये होता है, मतलब उनके ऊपर ये जीन का डिफेक्ट होता है, आपके एचबीए जीन्स होते हैं उनकी वजह से यहाँ पे आपका जो ओवरऑल अल्टीमेट जो यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है आरबीसी का वो कम हो जाता है। सो हेंस ये आपके क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है जी। ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, ये क्वांटिटेटिव, ये याद रखेंगे। चलो आगे आ जाते हैं। अब लास्ट आ गया तुम लोगों का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, दैट इज ओनली ऑफ योर 3 टाइप्स जो एनसीईआरटी में दिया है। लास्ट टाइम मैंने तुमको पटाओ एडवर्ड सब बताया था, लेकिन अभी रहने दो, बस इतना ही कर लो, बहुत है, ठीक है। सो जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही कर लेते हैं। सो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम आ गया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या हो क्या रहा है, बेसिकली आपका क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाती है ना, क्या हो जाती है, क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है बच्चे। सो ट्राइसोमी हो गया है 21st क्रोमोसोम का। एडवर्ड डाउन जी ने हमें इसके बारे में बताया था। नॉर्मल आपके जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं 46 होते हैं एक टिपिकल ह्यूमन बीइंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो 21वां क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी, यानी वो 3 होते हैं। नॉर्मली दो दो के पेयर में होते हैं, ये 3 नंबर का हो जाते, 3 नंबर हो जाते हैं इसके, एंड अल्टीमेटली 47 क्रोमोसोम्स आपके यहाँ हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइनफिल्टर्स, और यस सिम्टम्स भी आपको पता होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम में राउंड फेस होता है, फरो टंग होती है, पार्शियली ओपन माउथ होता है, वेब
नेक होती है, पाम पे क्रीसेस होती है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, ठीक है, आमंड शेप्ड आईज होती है, ये सारे जो है सिम्टम्स आपको याद रखने हैं, सिम्टम्स पे सवाल आ जाते हैं। क्लाइन फिल्टर्स की बात करें तो बेटा क्लाइन फिल्टर्स जो है इसमें क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली हैपनिंग इन द मेल्स। मेल्स के अंदर नॉर्मली आपके 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया जिसकी वजह से ये एक्स एक्स वाई कंडीशन हो जाती है, टोटल 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ऐसे मेल्स के अंदर गायनेकोमास्टिया फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, लंबा होता है ऐसा आदमी लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स हाई पिच आवाज हो जाती है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स दिखाई देते हैं। लास्ट आ गया तुम लोग का टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें बेटा जी, ये फीमेल्स में हो रहा है, फीमेल्स के अंदर आपका 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स कंडीशन होनी चाहिए, यस और नो, लेकिन यहाँ पे ये एक्स कम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक्स ही कम हो गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल 45 क्रोमोसोम टोटल यहाँ बच जाते हैं। एंड ऐसी फीमेल शॉर्ट स्टेचर्ड होती है, ओवरीज रूडिमेंट्री हो जाती है, यहाँ टेस्टिस रूडिमेंट्री होते हैं, यहाँ ओवरी रूडिमेंट्री हो जाती है, दोनों ही स्टेराइल होते हैं। एंड इनमें ऐसी फीमेल्स में मेल कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको सारी बातें क्लियर हो चुकी है। सो दिस चैप्टर इज डन फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट।